Hello students, this is Rahul. Welcome all of you in our YouTube channel रसायन रूम. स्टूडेंट्स, हम लोग रासायनिक बलगतिकी के आज 8th सेशन में आप लोगों से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे. उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही इस वीडियो अपलोड की जाए आपको तुरंत ही इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो. साथ ही साथ बेल आइकन को ही प्रेस करिए, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो मिले डाला जाए इस पर आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो. साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए. और जो पढ़ाया जा रहा है इसका जो पीडीएफ है वो हमने रसायन रूम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है. यदि आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल पर रसायन रूम डालकर वहाँ पर सर्च करिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उससे नोट्स बना लीजिए. मैं बार बार कहता हूँ, नोट्स बहुत ज़रूरी है आपके प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, अब देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं. शून्य कोटि की अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ ली थी. आज हम लोग को पढ़ना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में. हमारा आज का टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया. शून्य कोटि की अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा ही था. ठीक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम लोगों को आज पढ़नी है. अब बात हो रही है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की. तो जैसा कि शून्य कोटि में था कि जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर कर रहा था. यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है, यहाँ हम लिखेंगे आगे डबल इनवर्टेड कॉमा में कि किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के यदि प्रथम घात पर निर्भर कर रहा है तो वह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है. यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करती है तो वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है. डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. ठीक है, तो ये डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखी है. सेम उसी तरीके था जहाँ पर शून्य कोटि है वहाँ पर हमें क्या लिख देना है, प्रथम कोटि है लिख देना है. इसलिए हमने यहाँ पर वो डेफिनेशन रिपीट नहीं की है. थोड़ा सा आप इस वीडियो को देखने के बाद ही नोट्स बनाएं. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग. जैसे हम लोगों ने वहाँ प्रूफ किया था सेम हम लोग यहाँ भी प्रूफ करेंगे. हम मान लेते हैं कि ए कोई हमारा अभिकारक है और ए से क्या बन रहा है, बी उत्पाद प्राप्त हो रहा है t बराबर 0 समय पर. t बराबर 0 समय मतलब जो अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है तब ए की सांद्रता कितनी है, स्मॉल ए, और बी की सांद्रता कितनी है, 0. कुछ समय के पश्चात जो हमारा बी है वह कितना बन गया, x बन गया. तो ए की मात्रा में कितनी कमी आ गई, x की कमी आ गई. अब a की जो सांद्रता है वह कितनी है, a माइनस एक्स है. तो t बराबर t समय पे जब b x बनता है तो a कितना रह जाता है, a माइनस एक्स. अब हम लोग चलते हैं तो द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से अभिक्रिया का जो वेग होगा dx/dt वह बराबर किसके हो जाएगा, k इंटू अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के, अभिकारक की सांद्रता के उचित घातांक के. अब उचित घातांक यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा. वहाँ पे हम लोगों ने घातांक 0 लगाया था, यहाँ पर घातांक 1 लगाएंगे. सेम वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं तो x को पक्षांतर कर दिया इस तरफ और dt को पक्षांतर कर दिया हम लोगों ने इस तरफ. तो dx/ax इस तरफ बचा. सेम वेरिएबल इस एक तरफ हो गए x और dt इधर चला गया, यानी t दूसरा वेरिएबल है तो इसको हमने दूसरी तरफ रखा. अब दोनों पक्षों का समाकलन करें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाया हम लोगों ने. तो dx/a माइनस एक्स बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन k इंटू डी टी. चूँकि k हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कभी इंटीग्रेशन नहीं होता है तो k बाहर आ गया. यहाँ बचेगा कितना, केवल t. यहाँ पर कितना बचेगा, t. यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, t. ठीक, तो k इंटू टी. अब इसकी जो वैल्यू है वो बायो वाले स्टूडेंट तो याद कर लें और मैथ वाले स्टूडेंट्स को याद ही होगा कि यदि 1/a माइनस एक्स कोई वैल्यू दी गई है और उसका इंटीग्रेशन करना हो हमें विद रिस्पेक्ट टू x तो उसकी जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, माइनस लॉग बेस e a माइनस एक्स. इतना सबक याद करना है बायो के स्टूडेंट्स को. मैथ के स्टूडेंट्स को ये पता ही होगा. ठीक है, तो dx/ax की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस लॉग बेस e a माइनस एक्स. यानी a माइनस एक्स था ही, बस हमें क्या लिख देना है, लॉग बेस e लिख देना है यहाँ माइनस. तो माइनस लॉग बेस e a माइनस एक्स और इधर कितना है, k इंटू टी और प्लस c.
प्लस सी। सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। अब इसको वैल्यू पता कैसे करें, तो हम लोग क्या कर दें, t की वैल्यू 0 रख दें। तो जब t बराबर 0 था तो x की वैल्यू कितनी थी, 0। तो जब t बराबर 0 तो x बराबर भी क्या था, 0। अतः इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दें। इसमें पुट करेंगे तो जहाँ पर x लिखा था इसकी जगह पे, तो x बराबर कितना हो गया, 0, ठीक। और t बराबर भी कितना हो गया, 0। तो log बेस e a माइनस 0 के इंटू 0, इसकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ बचा केवल c, तो c बराबर कितना आ गया, log बेस e, यह हट गया तो a आया। c बराबर माइनस log बेस ई ए, ठीक है। ये हमारे c की वैल्यू मिल गई। c की वैल्यू इसमें क्या कर दें, पुट कर दें। पुट करने के बाद हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा, माइनस log बेस e a माइनस एक्स इधर था ही, के टी था ही, c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस log ई ए, माइनस log ई ए। तो हम लोगों ने उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की किसकी, c की। कितनी वैल्यू थी, माइनस log ई ए। अच्छा, अब सेम वेरिएबल को फिर से एक तरफ कर लें। तो इस वाले ई ए को पक्षांतर करने किधर, इस तरफ पक्षांतर करेंगे। इधर माइनस में था, इधर गया तो प्लस में हो गया, प्लस log ई ए, इधर गया प्लस में हो गया, ये माइनस इसके बाद आ गया, माइनस log बेस ई ए माइनस एक्स। तो फार्मूला बन गया हमारा, के टी इधर बचा, तो के टी बराबर log बेस ई ए माइनस log ई ए माइनस एक्स। अब चूंकि यहाँ भी log ई है और यहाँ भी log ई है और दोनों माइनस में है, और हम लोगों ने log पहले ही पढ़ा है 9th और 10th में कि यदि माइनस में log हो तो उसको हम लोग किस में लिखते हैं, अपान में लिखते हैं। तो यहाँ पर a है और यहाँ पर a माइनस एक्स है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं इसको log बेस ई a अपान a माइनस एक्स। तो फार्मूला बना हमारा के टी बराबर log बेस ई a अपान a माइनस एक्स। अच्छा, जो log बेस ई है इसको अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो हमने कल भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं कि बेस ई को बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना है तो 2.303 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा ये इक्वेशन था ई वाला, वह कन्वर्ट किस में हो गया, log बेस 10 में। टी को हम लोग क्या कर दें, ट्रांसफ़र कर दें। इधर ये ऊपर था, इधर आएगा तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो के बराबर मिला फार्मूला हमें, के बराबर 2.303/t log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। तो ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समाकलित व्यंजक, ठीक है। इसे कहेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। ये क्या है, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक का समाकलित व्यंजक हमें प्राप्त हो गया है। एग्जाम में आएगा तो हमें यहीं तक ही प्रूफ करना है, इसके आगे हमें कुछ भी प्रूफ नहीं करना है। लेकिन इसके आगे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक का सूत्र है। ये तो हम लोग जान गए। अब समीकरण 1 से अगर हम लोग देखें, समीकरण 1, ये इसको समीकरण कहाँ गया, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है। इस समीकरण 1 को अगर हम लोग देखें तो समीकरण 1 क्या कह रहा था, के टी बराबर log बेस ई ए अपान ए माइनस एक्स। अगर हम लोग इसको घात के रूप में कन्वर्ट करें, कैसे, तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि 2 इज इक्वल टू log बेस 10 100, ये पढ़ा था हम लोगों ने। और कोई कहे कि इसको कन्वर्ट करो 10 के घात के रूप में, तो हम लोग लिखते थे इसे 10 पे घात 2, 10 पे घात 2, यानी ये घात 2 इस 10 के ऊपर जा रहा था बराबर 100। 10 के घात के रूप में अगर log को कन्वर्ट करना हो तो हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते थे, इक्वल टू के इस तरफ जो लिखता था वो 10 के घात के रूप में होता था और बराबर हो जाता था इस संख्या के। तो 10 पे घात 2 बराबर 100, ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते थे log को 10 के घात के रूप में, अगर यहाँ बेस 10 है तो। लेकिन अगर बेस ई है, अगर बेस ई होता यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना आ जाता, बेस ई ही आ जाता, तो ई स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पे log में बेस कितना है, ई है, तो बेस ई पे घात कितना, के टी, ई पे घात के टी ए अपान ए माइनस एक्स। हमारा फार्मूला बन गया ये वाला, दूसरा नया फार्मूला बन गया। और सॉल्व करें अगर इसको हम, तो इसका इन्वर्स निकाल लें। इन्वर्स मतलब जो हर है उसको अंश बना दें और अंश को हर बना दें।
तो हर ऊपर चला गया, a माइनस एक्स ऊपर और a नीचे। जब ऐसा यहाँ होगा तो यहाँ भी तो होगा, जो अंश था वो हर हो गया, बटे में हो जाएगा। तो बटे में ना लिख के 1/e ऐसा तो बनता, 1/e kt बनता। ठीक है, इसको चाहे ऐसे लिखें या फिर इसका इज इक्वल टू e पे पावर माइनस kt, ये तो होता। तो हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया कि जैसे ये इन्वर्स हुआ, रिवर्स हुआ ये, तो ये भी रिवर्स होगा। तो इसको रिवर्स किए हम, लेकिन यहाँ पर घात कितना लगा दिए, माइनस लगा दिए। तो माइनस यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस लगाने का मतलब ये क्या हो गया, ये भी इसी की तरह रिवर्स हो गया। जब बाएं पक्ष को हम लोग, बाएं पक्ष में जो अंश है उसको हर बनाएंगे, हर को अंश बनाएंगे, तो दाएं पक्ष पे अंश वाला हर और हर वाला अंश में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा हम लोगों ने किया क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल को एक तरफ हम लोग रख लें। तो इधर हमने a को पक्षांतर किया तो a इंटू ई पे पावर माइनस kt बना। ठीक, x को एक तरफ छोड़ते हैं, a को एक तरफ ले जाते हैं। तो x को इधर पक्षांतर किए, इसको इधर पक्षांतर किए, तो फार्मूला बन गया x बराबर a माइनस a इंटू ई पे पावर माइनस kt। दोनों पक्षों में e है, इधर भी a है माइनस के इस तरफ और माइनस के इस तरफ भी a है। a कॉमन ले लें, तो a कॉमन लिए तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा और यहाँ a निकल ही गया, तो 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। e पे पावर माइनस kt लिख दिया हमने। तो x बराबर क्या बना हमारा, a ब्रैकेट में 1 माइनस e पे पावर kt, ये हमारा समीकरण बन गया। किससे, इसके हेल्प से। ठीक है, नया समीकरण हमें प्राप्त हुआ। ठीक, अब अगर हम लोग जहाँ बेस e लिए हैं वहाँ बेस 10 लें तो सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। kt बराबर 2.303 लॉग बेस 10 a अपान e माइनस एक्स, सेम है। फिर इसको पक्षांतर किया हमने इस तरफ, क्योंकि जितना भी कुछ लिखा हो एक तरफ आ जाए, तो ये एक तरफ आ गया। अब इधर log 10 a अपान e माइनस एक्स बचा। इधर जो था लिखा है इतना बड़ा, वो कहाँ चला जाएगा अब, 10 के घात पे। कहाँ चला जाएगा, 10 के घात पे। तो a माइनस एक्स बराबर, a अपान e माइनस एक्स बराबर 10 पे घात kt अपान 2.303। यहाँ भी रिवर्स किया, अंश को हर बनाए, हर को अंश बनाए। तो a माइनस एक्स ऊपर, a नीचे, a को इधर पक्षांतर किए तो a गुणा हो गया, a इंटू 10 पे घात kt माइनस kt अपान 2.303। a को इधर भेजे, x को एक तरफ रहने दिए, तो इक्वेशन हमारा बना a माइनस a इंटू 10 पे घात माइनस kt अपान 2.303। a कॉमन ले लिए तो 1 माइनस, यहाँ a निकल गया तो 1 बचा और यहाँ a निकल गया तो 10 पे घात माइनस kt अपान 2.303। ठीक, सॉल्व करने पर हमको x बराबर एक नया इक्वेशन मिला। तो अगर हम ध्यान से देखें इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दोनों कॉमन है। बाएं हाथ पे यहाँ भी x है और बाएं हाथ पे यहाँ भी x है, लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ माइनस e और यहाँ माइनस 10, यहाँ माइनस kt और यहाँ भी माइनस kt। दोनों में अंतर क्या है, बस यहाँ पर बटे 2/3 नहीं है और यहाँ पर बटे कितना आ गया, 2/3। तो यदि हमें एक इक्वेशन ये पता है और कोई दूसरा विद रिस्पेक्ट टू x पूछ रहा है, 10 पूछ रहा है, तो 10 में क्या करना है, केवल यहाँ बटे में क्या लगा देना है, हमें 2.303 लगा देना है और यहाँ पर बेस 10 कर देते हैं हम लोग। बस हमारा यही इक्वेशन 10 वाले में कन्वर्ट हो जाता। तो यदि आप लोग को ये समझ में आ जाएगा तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करिए और दोबारा फिर से देखिए। हाँ, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कुछ एग्जाम्पल हो जाए। तो जैसे हमारा हाइड्रोजन पराक्साइड हो गया, इसे गर्म करेंगे तो ये H2O देगा और ऑक्सीजन देगा, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। सोडियम एसीटेट जब जल के साथ आधेक में मिलाया जाएगा तो जो रिएक्शन मिलेगा वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगर हम सुक्रोज को पानी में डालते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, ये भी कैसी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये भी आधिक्य में होगा, तो यहाँ इसकी कोटि 0 हो जाएगी। N2O5 को गर्म करेंगे तो NO2 प्लस O2 मिलेगा और ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल इसमें से आप याद कर लीजिए, चाहे एक ही याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको एक ही एग्जाम्पल लिखना है। एक उदाहरण देते हुए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक का सूत्र सत्यापित कीजिए। ऐसा एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आया है, तो इसे आप लोगों को एक एग्जाम्पल याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की विशेषताओं पे। क्या इसकी विशेषता है,
तो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है इस समीकरण का पालन करेगी, हम लोग जान ही गए हैं। k बराबर 2.303 बटे टी गुणे लॉग बेस 10 a अपान a माइनस एक्स, जहाँ पर a क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, और a माइनस एक्स क्या है, कुछ समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता है, यानी t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता n गुनी अगर हम बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ेगा। क्यों ऐसा बढ़ेगा? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ही है अभी कि ये समानुपाती है, ये समानुपाती है अभिकारक की सांद्रता के किस घात पर, प्रथम घात पर। तो प्रथम घात मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, कोई स्क्वायर तो लगा नहीं है। स्क्वायर लगा होता तो वर्ग के समानुपाती होता, स्क्वायर नहीं लगा है तो डायरेक्ट क्या है, प्रोपोर्शनल है। एक क्वेश्चन भी यहाँ दिया हुआ है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता 3 गुनी कर देने पर अभिक्रिया के वेग में कितना परिवर्तन होगा या क्या परिवर्तन होगा। तो अगर हम सांद्रता को 3 गुनी करेंगे तो वेग में परिवर्तन भी कितना होगा, 3 गुना होगा। ये जो हमारा पॉइंट है ये स्पष्ट कर रहा है, ठीक है। कि यदि हम सांद्रता को 2 गुना बढ़ाएंगे तो वेग 2 गुना बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ाएंगे 3 गुना, 4 गुना बढ़ाएंगे तो 4 गुना। अब हम लोग आते हैं इकाई पर। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स है, और अभिक्रिया के वेग की इकाई तो वही है, कहीं परिवर्तित नहीं होती है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब ये वेग स्थिरांक की आई सेकंड इनवर्स कैसे हुई, तो आप लोग अगर वीडियो स्टार्ट से नहीं देखे हैं तो ये समझ में नहीं आया है। जो लोग वीडियो को स्टार्ट से नहीं देखे हैं, आई बटन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट को आप स्टार्टिंग से देखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समीकरण ए से, जो समीकरण ए पीछे बना हुआ था, उससे हम लोग क्या जान पाए, लॉग बेस 10 a माइनस एक्स बराबर माइनस के टी अपान 2.303 प्लस लॉग ए। इसको पक्षांतर किया गया, कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, अब इसकी तुलना हम लोग किससे कर देते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी से। जब तुलना कर देंगे इसकी y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो जो ये वाला पक्ष है ये y का काम करेगा, y बराबर m हमारा हो जाएगा माइनस के अपान 2.303, और x जो हमारा है वो t हो जाएगा। क्यों? क्योंकि t भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, और प्लस c हमारा लॉग a हो गया कांस्टेंट, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया, तुलना करेंगे अगर प्रवणता समीकरण से, तो y बराबर लॉग बेस 10 a माइनस x की वैल्यू कितनी हो गई, t हो गई, बताए ही हैं। c की वैल्यू कितनी हो गई, लॉग बेस 10 a हो गई, और प्रवणता m की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस k अपान 2.303। अब x बराबर t है तो x एक्सेस पे हम लोग t को प्रदर्शित करेंगे, y एक्सेस पे y बराबर लॉग बेस 10 a माइनस एक्स है, तो यहाँ पर हम लोग y को प्रदर्शित करेंगे। जो प्रवणता होगा, ढाल होगा, वो हमारा ये होगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के अपान 2.303, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग प्रवणता समीकरण से तुलना करने के बाद इसको ग्राफ पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे कह रहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कब पूर्ण होगी, तो भैया इसके पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, कोई समय ही नहीं है पूर्ण होने में। जैसे लोहे पर जंग लगना, यह अभिक्रिया कभी पूर्ण ही नहीं होती है, जब तक लोहा बचा रहेगा उस पर जंग लगता रहेगा, यानी इसके पूर्ण होने की कोई समय सीमा ही निर्धारित नहीं है। अब अर्धायु काल से आप क्या समझते हैं? अर्धायु काल वह समय है जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। अर्धायु काल वह समय है जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अर्धायु काल कहलाती है। हमारा जो समीकरण है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वो ये है, k बराबर 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। तो कह रहे हैं भैया t बराबर कितना रख दो, t हाफ रख दो, t बराबर t हाफ रख दो। जब t बराबर t हाफ हो जाएगा तो x बराबर भी तो a अपान 2 हो जाएगा, x बराबर भी कितना हो जाएगा, a अपान 2। t बराबर जब t हाफ तो x बराबर कितना हो गया, a अपान 2 हो गया। अच्छा, जब x a अपान 2 हो गया तो अगर हम यहाँ देखें a माइनस एक्स में, तो यहाँ हम लिखेंगे a माइनस a बाई 2। क्या लिखेंगे, a माइनस a बाई 2, यानी a में से आधा a घटा देंगे,
एक में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा बच जाएगा। एक में से कितना घटाएं, आधा। जैसे ए है, मानो एक एप्पल है और एक एप्पल में से आधा खा गए तो कितना बचा, आधा एप्पल बचा। तो ये यहाँ भी है कि ए है, ए में से एक्स घटा दें, लेकिन एक्स की वैल्यू अब कितनी हो गई, a/2 हो गई। तो ए में से a/2 घटाए तो बचा कितना, a/2 बचा। तो जब t बराबर t हाफ हुआ तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कैसे, ऐसे, ठीक है। तो इस समीकरण में, ये वाला जो समीकरण है हमारा ये वाला, इसमें t बराबर कितना रख दें, t हाफ रख दें, और a तो a रहेगा ही, लेकिन a माइनस एक्स जहाँ था वो कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा कितना, तो k बराबर, k को इधर भेज दिया गया, t को इधर भेज दिया गया। तो 2.303 बटे k गुणे log बेस 10 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 2 की वैल्यू 0.3010 हो गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 0.693/k। तो t हाफ की वैल्यू कितनी आई, अर्ध आयु काल की वैल्यू आ गई 0.693/k आ गई, ठीक है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का समीकरण हो गया। ये तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल क्या था, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल t हाफ बराबर था a/2k, a/2k था। k क्या है, वेग स्थिरांक है। तो ये था शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, और ये किसका अर्ध आयु काल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल है। तो हमें मेनली ये जो 0.693 लिखा हुआ है इसको याद रखना है। अच्छा, ये कैसे आया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में आया 2.303 गुणे 0.3010/k को हमें ये भी याद होना चाहिए कि इसी को मल्टीप्लाई करने पे आया है। क्यों, क्योंकि बहुत बार न्यूमेरिकल ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो इनको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अब हम लोग जो यहाँ पर न्यूमेरिकल है वो कल पढ़ेंगे। आप लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया अगर एक बार में समझ में नहीं आई हो तो दोबारा फिर से उसको, वीडियो को जिस पॉइंट पे समझ में नहीं आया हो वहाँ पॉज करिएगा, फिर से दोबारा वीडियो को शुरू से देखिएगा, और जो समस्या होगी उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू।